तो दोस्तों इन दिनों बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन मूवीज़ आपको देखने को मिली हैं और हर टाइप की मूवी आपको देखने को मिली है, लेकिन इसी बीच एक हटकर कॉन्सेप्ट पे बनी आपको द एक तरह से रिटायरमेंट एक मूवी आपको देखने को मिली है, जिसका फुल टाइटल है द रिटायरमेंट प्लान। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा खासा रिस्पॉन्स इस मूवी पर देखने को मिला है और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बहुत धाकड़ है। इसने पूरी तबाही मचा रखी है और अब तक आप सभी के कमेंट आ रहे थे इस पर वीडियो लाने के लिए, तो फाइनली आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। इसके अंदर हम इस मूवी के बारे में आपको सारी कुछ जानकारी बताएंगे, इसने क्या कलेक्शन किया, इसके OTT राइट, टीवी राइट, सैटेलाइट राइट, साथ ही साथ इसके प्री प्रोडक्शन, कास्टिंग, रिलीजिंग, साथ ही साथ इसकी स्टोरी के बारे में आपको बताएंगे और क्या इसे टाइम देना सही रहेगा या नहीं, या आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्या कंटेंट है इसमें दम है या नहीं, सारी कुछ जानकारी यानी इस मूवी के बारे में आपको देने वाले हैं। तो आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा के साल पर सेट कर ले, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज है वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों अब हम इस एक तरह से मूवी के बारे में अब हम बेसिक डिटेल से जानना चालू करते हैं। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके हमारे अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम जिस मूवी का बात करेंगे उसका नाम है द रिटायरमेंट प्लान 2023 की। द रिटायरमेंट प्लान 2023 एक अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जिसका डायरेक्शन और लेखक टिम ब्राउन ने किया है। इसमें निकोलस केज, रॉन पॉलमैन और एशले ग्रीन जैसे कलाकार। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में 15 सितंबर 2030 को रिलीज़ किया गया था। दोस्तों एशले, इसकी स्टोरी के बारे में बताता हूँ। एशले और उसकी युवा बेटी सारा की मदद के लिए एशले के विधवा पिता और मेट की तलाश करनी चाहिए जब वे एक अपराधी उद्यम के बीच में फंस जाते हैं जिससे उसके जीवन को खतरा होता है। जब वे उसे ढूंढते हैं तो केमन आइसलैंड में एक सेवानिवृत्त समुद्र तट पर रहने वाले व्यक्ति का जीवन जी रहा है, लेकिन जल्द ही क्राइम बॉस टॉनी और उससे लेफ्टिनेंट बोबो द्वारा उसे ढूंढ लिया जाता है। इसलिए जितना अधिक समय मेट के साथ बिताती है उसे एहसास होता है कि उसका एक गुप्त अतीत है जिसके बारे में वह नहीं जानती है। अब इसमें जो कास्ट की है उसकी बात कर लेते हैं। मेट के रूप में निकोलस केज हैं, एशले ग्रीन के रूप में एशले के रूप में हैं, बेबो के रूप में रॉन पॉलमेंट है और डॉनी के रूप में जैकी हर्लडेली है, फिट्जमिंसन के रूप में जोएल डेविड मूर है, जोसेफ के रूप में एनी हडसन है, ग्रेस बायर्स के रूप में हेक्टर गार्सिया के रूप में, क्रिस्टोफर के रूप में रिक फ्रॉस, लिन व्हीटफील्ड क्रॉसन डिसैल्ड के रूप में, सारा के रूप में खादिया कैम्पबेल, डेक्सिंग रवीना टिम के रूप में। दोस्तों इसकी प्रोडक्शन की बात करते हैं। प्रोडक्शन मीडिया के CEO विलियम जी सैटोर और डोरियम फिल्म्स के अध्यक्ष निकोलस ताबरोक द्वारा निर्मित है। ताबरोक द्वारा निर्मित है जिसमें केमन आइसलैंड के स्थानीय कलाकारों द्वारा मल्टी पिक्चर डीलिंग है। फिल्म की शूटिंग 2021 को केमन आइसलैंड के लोकेशन पे हुई थी। दोस्तों इसकी रिलीजिंग की बात करें तो सेवानिवृत्त योजना संयुक्त राज्य अमेरिका के 15 सितंबर 2023 को जारी की गई थी। पहले इसे 25 अगस्त 2023 को जारी किया जाना था। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताह में 1175 थिएटरों में से 7,450 की कमाई की, जो कि इसके व्यापारिक रिलीज के लिए अब तक की सबसे अधिक कमाई है। अहमियत भरा जवाब आपको समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टॉमसन पर 13 आलिकों में 62% की समीक्षा सकारात्मक है, जिसकी औसत रेटिंग 10/5 है, जो कि एक सही मायने में इसको बढ़िया मानती है। अब दोस्तों इसके डायरेक्टर की बात कर लेते हैं। इसके डायरेक्टर का नाम है टिम ब्राउन और टिम ब्राउन द्वारा ये लिखित है। उत्पादन किया गया है डोंगी मरे, विलियम जी सैंटोर, निकोलस ताबरोक और इसमें स्टार कास्ट है निकोलस केज, रॉन पेल्समैन, एशले ग्रीन, जैकी हर्लडेली, जोएल डेविड मूर, थालिया कैम्पबेल। इसमें जो सिनेमेटोग्राफी की है मार्क इरविन ने की है। रॉकी ब्रेक और कट निमिशुरा द्वारा ये संपादित है। इसको संगीत दिया है रोजर स्वेन ने। इसकी प्रोडक्शन जो कंपनियां हैं उनकी बात करूं तो दोस्तों डेरिसन फिल्म उत्पादक, डेरिसन फिल्म प्रोडक्शन मीडिया, जोकर फिल्म द्वारा ये डिस्ट्रीब्यूट की गई है। 15 सितंबर 2023 को रिलीज की गई थी। 103 मिनट की है, संयुक्त राज्य अमेरिका की है। इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज अंग्रेजी है। बजट इसका 20 मिलियन था और बॉक्स ऑफिस पर इसने 7,45,000 रुपये कमा चुकी हैं, जो कि एक बड़ी बात है। मतलब इस हिसाब से ये सुपर हिट रही है और सबसे बढ़िया है। दोस्तों अब हम इनके एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं। एक्ट्रेस में सबसे पहला जिनका नाम है उनका नाम है निकोलस केज।
अब हम इनके निकोलस केज के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो में यही कहना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आपका शेयर करना हमें खुशी देता है, और आप जितना ज़्यादा हमें लाइक करते हैं उतना ही हमें मोटिवेशन मिलता है। आपका मोटिवेशन हमें इतनी प्यारी प्यारी वीडियो बनाने में मदद करता है। और आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं निकोलस केज की। निकोलस केज कोपेला, इनका पूरा नाम है निकोलस किम कोपेला, जिन्हें निकोलस केज के रूप में भी जाना जाता है। जन्म 7 जनवरी 1964। अपने स्टेज का नाम निकोलस केज के नाम से जाने जाते हैं। ये एक अमेरिकी अभिनेता और फिल्म निर्माता है। कोपेला परिवार में जन्मे वह एक अकादमिक पुरस्कार, एक स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड, एक गोल्डन ग्लोब अवार्ड सहित विभिन्न प्रशंसाओं से प्राप्त करता है। केज ने सबसे पहले वेली गर्ल 1983, पेगी सू गॉट मैरिड 1986 और मून स्ट्रोक 1987 में अपनी रोमांटिक भूमिकाओं का ध्यान आकर्षित किया, और ब्लैक कॉमेडी राइजिंग एरिजिना 1987 में एक पूर्व दोषी की भूमिका निभाने की प्रशंसा प्राप्त की। लिविस लॉस वेगास 1995 में एक शराबी की भूमिका के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अकादमी पुरस्कार जीता। अनुकूलन 2002 में जुड़वा चार्ली और डोनाल्डो खाम्फेन के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें एक और अकादमी पुरस्कार नामांकन मिला। कैच द रॉक 1996 और कॉन एयर 1997 और फेस ऑफ 1997, गॉन इन 16 सेकंड 2000, द नेशनल टीजर फिल्म रीजल 2004-2007, द घोस्ट जैसी मुख्यधारा की फिल्मों में खुद को स्थापित किया है। राइटर फिल्म श्रृंखला 2007 और 2011 में किम एस 2010, उन्हें सिटी ऑफ एंजलिस 1998, ब्रिंग आउट द डेड 1999 और द फैमिली मैन 2000 में नाटकीय भूमिका निभाई। उन्होंने द कोर्स फ्रेंचाइजी 2013 से वर्तमान में, और इसके साथ ही स्पाइडरमैन इनटू स्पाइडरवर्स 2018 में पात्रों को भी आवाज़ दी है। टीन टाइटंस को क्लार्क में कैट, सुपरमैन 2 और द मूवीज 2018, द फ्लैश 2023, उन्होंने मैंड्री 2018, कलर आउट स्पेस 2090, पिक 2021, द अनरीटेबल बैट ऑफ मेटल स्ट्रीट 2022, ड्रीम सिनेरियो 2023 में अपनी भूमिकाओं के लिए नए सिरे से आलोचनात्मक पहचान अर्जित की है। कैच प्रोडक्शन कंपनी सैटर्न फिल्म्स के मालिक है, और उन्होंने शेडो ऑफ वैम्पायर 2002, द लाइफ ऑफ डेविड गिल 2003 जैसी फिल्मों का निर्माण किया है, और सन्नी 2002 का निर्देशन किया। उन्होंने 2007 में एम्पायर पत्रिका की सर्वकालीन शीर्ष 100 मूवी स्टार की सूची में 40वें स्थान पर रखा गया था, और 2008 में प्रीमियम के हॉलीवुड में 100 सबसे शक्तिशाली लोगों में से उन्हें 37वें स्थान पर रखा गया था। इनके अर्लियर लाइफ के बारे में बात करूँ तो जेन का जन्म कैलिफोर्निया में लॉन्ग बीच के साहित्य प्रोफेसर अगस्ट कोपेला और नर्तक और कोरियोग्राफर जोए बेंगोल्सा के घर पर हुआ था। उनका पालन पोषण एक कैथोलिक परिवार में होता। उनके पिता इतालवी वंश के थे और उनकी माँ जर्मन और पोलिश वंश की। उनके दादा दादी संगीतकार काइमेन कोपेला और अभिनेत्री इटालिया पेनोवी थे। उनके परदादा बर्नाल्डा बेसिका प्रवासी थे। उनके पिता के माध्यम से वे निर्देशक फ्रांस कोफोर्ड कोपेला और अभिनेत्री शाइला शायर के भतीजे हैं, और निर्देशक रोमन कोपेला और सोफेला कोपेला, फिल्म निर्माता जियान कार्लो कोपेला और अभिनेता रॉबर्ट और जैन स्वार्ट्समैन के चचेरे भाई हैं। केज 3 बेटों में सबसे छोटे हैं। उनके 2 भाई न्यूयॉर्क रेडियो व्यक्ति मार्क द कोप कोपेला में निर्देशक और क्रिस्टोफर कोपेला, उन्होंने बेवर्ली हिल्स ऑफ हाई स्कूल में पढ़ाई की है, जो अपने कई पूर्व छात्रों के लिए जाना जाता है। जो मनोरंजनकर्ता बन गए हैं वह कम उम्र से ही अभिनय करने की इच्छा रखते हैं। उन्होंने UCLA स्कूल ऑफ थिएटर, फिल्म एंड टेलीविज़न में भी दाखिला लिया। उनका पहला गैर सिनेमाई अभिनय अनुभव गोल्डन बॉय स्कूल ऑफ प्रोडक्शन में था। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी इस अभिनय इसलिए शुरू नहीं किया क्योंकि वह जेम्स डीन बनना चाहते थे। मैंने उन्हें रिबेल विदाउट ए कॉस्ट ऑफ इंजन में देखा था। किसी भी चीज़ ने मुझे प्रभावित नहीं किया। मैं कोई रॉक गीत नहीं, जो शास्त्रीय संगीत नहीं, जिसे डीन ने मुझे ईडन में प्रभावित किया और मेरा दिमाग चकरा गया। मैं ऐसा ही था, मैं यही करना चाहता हूँ। दोस्तों, इन्होंने 15 साल की उम्र में अपने चाचा फ्रांसिस फोर्ड कोपेला की स्क्रीन टेस्ट देने के लिए मनाने की कोशिश की।
और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अभिनय दिखाऊंगा। उस उनके गुस्से से भरा जवाब कार में खामोशी से दिया गया। मैं अपने करियर में इस चरण तक कोपेला की पहले ही मार्केन लेडो, अल पचिनो, जिम हैकमैन और रॉबर्ट डी नारो का निर्देशन कर चुके। हालांकि अपने करियर की शुरुआत में केज अपने चाचा की कुछ फिल्मों में दिखाई दिए, लेकिन कपिला भतीजे के रूप में भाई बेटीजावाद की बस्ती से बचने के लिए वो अपना नाम बदलकर निकोलस केज रख लिया। उनके नाम का चुनाव मार्वल कॉमिक्स सुपरहीरो ल्यूस केज और संगीतकार जॉन केज से प्रेरित था। दोस्तों इनके बारे में और बता दो, निकोलस किम इनका नाम है, कोपेला भी इन्हें बोला जाता है। 7 जनवरी 1964 का इनका जन्म हुआ था। इस हिसाब से इनकी उम्र 59 ईयर्स है। लॉन्ग बीच कैलिफोर्निया यूएस के रहने वाले हैं। फिल्म भी अभिनेता हैं और निर्माता भी हैं। 1981 से वर्क करते आ रहे हैं और अभी तक ये वर्क करते आ रहे हैं। फिल्मों वगैरह पे इनका मेन वर्क है। इसके बाद इनकी वाइफ का नाम है रिकोन चिबजा, 2021 तक अभी तक हैं। 3 बच्चे हैं इनके। परिवार कोपेला है। पुरस्कार सूची की पूरी सूची दी गई है जो आपको आगे बता दी जाएगी। केज का जन्म कैलिफोर्निया के बीच हुआ था, आपको बता ही दिया। अब हम इनके बारे में इनकी शुरुआत कैसी हुई और इन्होंने किस तरीके से अभिनय करने में शुरुआत की, इसके बारे में बात कर लेते हैं। 1981 से लेकर के 1988 के बारे में बात करेंगे। प्रारंभिक कार्य और सफलता। केज ने अपने अभिनय की शुरुआत 1981 और टेलीविज़न पायलट द बेस्ट ऑफ टाइम से की, जिसमें एबीसी द्वारा कभी नहीं चुना गया। उनकी फिल्म शुरुआती 1982 में हुई, जिससे आने वाली पुरानी फिल्म फास्ट डाइंस एंड रिवॉल्यूशन हाई जज रेनबोल्ड के चरित्र के अनाम से कलकत्ता में एक छोटी सी भूमिका थी। उन्होंने मूल रूप से रोनाल्डो के लिए ऑडिशन दिया था। फिल्म में उनके अनुभव के कलाकारों को द्वारा उनके चाचा की फिल्मों को उद्बुद्ध करने के कारण खराब कर दिया गया, जिसमें अपना नाम बदलने के प्रेरित किया। केज की पहली अभिनीत भूमिका रोमांटिक कॉमेडी वैली गर्ल 1988 ओबेरा फॉरमैन के साथ आई और जिसमें उन्होंने एक भूमिका निभाई। पंक ने जिस टाइटैनिक वैली गर्ल से प्यार हो जाता है वह खतरनाक रोमियो और जूलियट से प्रेरित था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मामूली सफल है। इसे कल्ट क्लासिकल का दर्जा दिया गया। उन्होंने ऐसे ही हिडेन के उपन्यास पर आधारित अपने चाचा की फिल्म द आउटसाइडर्स में डालस विटसन की भूमिका के लिए ऑडिशन लेकिन मैट डिलन से हार गए। हालांकि केज उस वर्ष कोपेला के अन्य हिटन उपन्यास रबल फिश के रूपांतरण में सह कलाकार थे। 1984 में केज 3 पीरियडों फिल्मों में दिखाई दिए, जिससे किसी भी फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। नाटक रेसिंग विद द मून 1984 में केज ने शॉन पेन के साथ उन दोस्तों की भूमिका निभाई जो यूएस मशीन कॉर्प्स में तैनाती की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कोपेला ने अपराध नाटक द कॉटन क्लब में उन्होंने भीड़ के हत्यारे विसेंट मैड डॉग कॉल के काल्पनिक संस्करण को चित्रित किया, जिसमें आलोचक पाल एटासियो ने अपने कुछ लक्षणों में कलात्मक रूप से प्रयोग करके एक साहसी हिंसक का ठग चित्रण करने के लिए प्रशंसा अर्जित की। वर्ष में उनकी अंतिम रिलीज एलन पार्कर नाटक बर्डी थी, जिसमें उन्होंने मैथ्यू मैडोना के साथ अभिनय किया। 2 घनिष्ठ मित्रों के रूप में और अभिनेता युद्ध में सेवा करने के कारण उन्हें आघात पहुंचा। इस भूमिका के लिए केज ने अपना वजन कम किया और उनके सामने के 2 दांत निकलवा लिए, जिससे वे विकृत दिखने लगे। बॉक्स ऑफिस पर बड़े पैमाने खड़े प्रदर्शन के बावजूद फिल्म और केज और मेडाइस के प्रदर्शन को सकारात्मक समीक्षा मिली। न्यूयॉर्क टाइम्स के आलोचनात्मक मेजन मर्सिन ने कहा कि मिस्टर केज बहुत सहानुभूतिपूर्ण, हल्की तत्कालिता और हताशा को पकड़ते हैं। साथ में वो कलाकार जो खेलने योग्य नारा उसके साथ चमत्कार करते हैं। 1986 में केज ने छोटे देखे गए लेकिन कड़ाई खेल नाटक द बॉय इन ब्लू और अपने चाचा की फंतासी कॉमेडी पैगी सू गॉट मैरिड 1987 में कैथली टर्नर के पति के रूप में अभिनय किया, जो अपने हाई स्कूल में के दिनों में वापस चले गए। इसके बाद उन्होंने कोएन बंधुओं की अपराध कॉमेडी राइजिंग सीरीज 1987 में एक मंदबुद्धि पूर्व चोर के रूप में अभिनय किया। केज की सबसे बड़ी सफलता 1987 में रोमांटिक कॉमेडी मूनस्ट्रक से मिली, जिसमें उन्होंने चेर के साथ गर्म स्वभाव वाले बेकर की भूमिका निभाई, जिसमें अलग हो चुके भाई की विधवा मंगेतर से प्यार हो जाता है। फिल्म 800 और 10 के बीच समान रूप से हिट रही, जिसकी
केज को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मोशन पिक्चर, म्यूजिकल या कॉमेडी के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड नामांकन मिला। जो अपनी पूर्व समीक्षा में रॉजर एबर्ट ने लिखा कि उन्हें लगा कि केज का प्रदर्शन ऑस्कर के योग्य था। अब हम बात करते हैं 1989 से 1994 में करियर में गिरावट आई। 1989 में केज ने द ब्लैक कॉमेडी वैम्पायर किसमें एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जिसमें पिशाच से प्यार हो जाता है। जल्दी वह मानने लगता है कि वह खुद एक पिशाच है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह फ्लॉप रही, लेकिन इंटरनेट पर मीम्स दिखाई देने वाले केज में यथार्थवादी अधि शीर्ष प्रदर्शन करने के कारण से पंथ विकसित कर लिया। समीक्षक विसेंट कैनबी ने महसूस किया कि फिल्म मिस्टर केज के अराजक आत्म भोगपूर्ण प्रदर्शन से प्रभावित है और उन्हें नष्ट हो गई। जिम्बाब्वे में इतालवी नाटक टाइम टू किल 1989 में फिल्माने के बाद उन्होंने लारा द डन के साथ डेविड लीच की रोमांटिक अपराध फिल्म वाइडर्स द हार्ट्स को आकर्षित किया, क्योंकि उन्होंने हमेशा उन भावुक बेलगाम रोमांटिक पात्रों के प्रति आकर्षित थे जो इन दृश्यों में अपने नायकों से एक एल्विस प्रेस्ली के प्रतिरूपण करने की अनुमति दी, जिसमें सेलर गाता है। 1999 में कॉन फिल्म फेस्टिवल में विवादास्पद रूप से पाल्मे डी और जीतने के बावजूद वाइट्स हार्ट को रिलीज द मिस्ट्री समीक्षा मिली। केस द वंडर गॉड कॉन्सर्ट इंडस्ट्रियल कंपनी नंबर 1 के लिए लीच और डन के साथ फिर से जुड़ेंगे। इसके अलावा 1999 में उन्होंने एक्चुअल फिल्म या फायर बर्ड्स में हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में अभिनय किया, जिसमें आलोचकों द्वारा आलोचना की गई और टॉय गन 1986 की तुलना में नकारात्मक तुलना की गई। केज की अगली फिल्म कामुक थ्रिलर जैंडली 1991 संयुक्त अमेरिका राजगा में सीधे वीडियो से रिलीज किया गया। इसे नाटकीय रिलीज नहीं किया गया था। रोमांटिक कॉमेडी हनीमून इन वेगास 1992 में उनकी नासमझ एवरग्रीन प्रदर्शन कुछ सकारात्मक आलोचनात्मक नोटिस मिले, जिसमें रॉजर एबर्ट्स भी शामिल थे। उन्होंने केज का बचाव किया क्योंकि उन्हें आलोचकों ने उनके अभिनय को अत्यधिक पाया और केज को पुरस्कृत किया। इनका दूसरा गोल्डन ग्लोब नामांकन उन्होंने फिल्म को बढ़ावा देने के लिए विकल्प आकार के शो सैटरडे नाइट लाइव में एक एपिसोड में मेजबानी की। ये शो मेजबानी करने का उनका एकमात्र अवसर था। 1993 में केज की तीनों फिल्मों में डेडफॉल उनके भाई क्रिस्टोफर द्वारा निर्देशित है। ओमेस और एंड्रयूज रेड रॉक वेस्ट में किसी भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। हालांकि अंतिम मिलने के लिए नॉयर थ्रिलर में उनके ड्रिफ्टर की भूमिका निभाई, जिसमें गलती से हिटमैन समझ लिया गया। आलोचकों द्वारा सराहना की गई कॉमेडी गार्डन ड्रेस 1994 में केज ने शर्ली कैफ्लिन के साथ एक गुप्त सेवा एजेंट के रूप में जोड़ा गया, जो प्रथम महिला रक्षा करता था। हालांकि कुछ आलोचकों द्वारा इसे व्युक्त कहकर खारिज कर दिया गया। उन्हें अगली बार रोमांटिक कॉमेडी इट कुड हैपन यू टू में विजेट फॉर्जेंटा के साथ अभिनय किया। पैसों की तंगी से जूझ रहे एक पुलिस अधिकारी के रूप में जो अपनी लॉटरी जीत को एक वेक्ट्रेस से साथ साझा करने की कोशिश करता है, फिर भी सैटरडे नाइट लाइव अभिनेता लॉर्ड जॉन लेवेंसी डाना कार्वो के साथ बॉक्स ऑफिस पर बेहद आलोचना झेलने वाले फ्लॉप क्रिसमस क्राइड ट्रैप्स इन पैराडाइज में काम करता है। लोविट्स के अनुसार फेज ने फिल्म के कुछ हिस्सों में निर्देशन किया। इसका निर्देशन जॉर्ज गेलो द्वारा बहुत कम निर्देशित किया था। 1995 से 2003 महत्वपूर्ण सफलता और एक्शन स्टार के बारे में बात करते हैं। अपराध फिल्म किंग्स केस ऑफ डेथ 1995 एक मनोरोधी अपराधी सरगना के रूप में केज की प्रदर्शन करने वाले कई आलोचकों के फिल्म के बावजूद मुख्य बिंदु के रूप में देखा गया, लेकिन उसका तब से सबसे अधिक प्रदर्शित नाटक लिविंग इन लॉस वेगास में अपराध शराबी पटकथा के लेखक के रूप में था, जो गिर जाता है लॉस वेगास में एक वेश्या से प्यार। इस भूमिका के लिए केज को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अकादमी पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मोशन पिक्चर ड्रामा गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला। इस भूमिका की तैयारी के लिए केजन ने 2 सप्ताह शराब पर खुद को एक फुटेज के लिए अध्ययन किया। दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा आपसे कि हमारी वीडियो थोड़ी लंबी होती है, लेकिन हम वीडियो की क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। आपको अच्छा कंटेंट देने के लिए, अच्छे रिव्यू और फैक्ट प्रोवाइड कराने के लिए हम वीडियो थोड़ी लंबी बनाते हैं, और इससे ये होता है कि आपको खुल के सब बारे में पता चलता है। एक छोटी छोटी डिटेल भी हम बताते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि आपके मन में फिर भी कोई सवाल रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आइए हम वीडियो में वापस आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखो 1993 फिल्मों में केज, डेडफॉल उनके भाई क्रिस्टोफर टेनेसी, ओमेस एंड एंड्रयू रेड बॉक्स बेस में किसी भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। हालांकि उनने के न्यू ग्रेलर थ्रिलर फिल्म में
उनकी डिफ्टर की भूमिका निभाई जो गलती से हिटमैन संभलिया आलिस्को द्वारा सराहना की कॉमेडी का स्केट 19 में शर्लिन के साथ खूब सेवा एजेंट के रूप में जोड़ा गया। अब हम बात करते हैं 1995 से 2003 के बीच महत्वपूर्ण सफलता और एक्शन स्टार ये बन चुके थे उस वक्त। अपराध फिल्म किस ऑफ डेथ 1995 में एक मनोरोगी आपराधिक सराहना के रूप में केज के प्रदर्शन को कई आलोचनात्मक आलोचकों ने फिल्म के मजबूती बिंदु के रूप में देखा, लेकिन अब तक उनका सबसे प्रशंसित नाटक लिव इन लॉस वेगास में एक शराबी पटकथा लेखक के रूप में था जो गिर जाता है। और आपको जैसा कि बताया कि ये पूरा खुद को उन्होंने शराब पी और फुटेज में अध्ययन किया था। अब 1997 में द कॉनरी हैरिस के साथ अभिनय किया जो एक्शन फिल्म। सो इस मूवी के बजट के बारे में बात की जाए तो 20 मिलियन इसका बजट है और बहुत धांसू इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आया है। साथ ही साथ दोस्तों इसे 12 सितंबर 2031 से 30 को इसे रिलीज़ किया गया था और इसी के साथ इसकी लेंथ की बात की जाए तो 103 मिनट टोटल इसकी लेंथ बताई जा रही है। बाकी मेन लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश में इसे एक तरह से शूट किया गया है, बाकी मल्टीपल लैंग्वेजों में इसे डब किया गया है। हिंदी में ये शायद अवेलेबल नहीं है, बाकी आप चेकआउट कर सकते हो, कुछ दिनों इंतज़ार कर सकते हो, कोई ना कोई OTT प्लेटफॉर्म इसे खरीदेगा और वो हिंदी में डब कर लेकर आएगा। लेकिन आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि इंग्लिश में ये अवेलेबल है तो आप इंग्लिश में इसे देख पाओगे और इसी की स्टोरी तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। और अब हम आगे चल के इसके प्रोडक्शन के बारे में श्रृंखला में पहली थी। फिल्म में उन्होंने FBI रासायनिक हथियार विशेषज्ञ की भूमिका निभाई जो अटलांटिका में संजीव जेल में घुस गया था। द रॉक बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और पत्रकार अलेक्जेंडर तामेन ने कहा कि फिल्म को केज को द आउटफिट एक्शन स्टार के रूप में अप्रत्याशित करियर में लॉन्च किया। 2000 में उन्होंने क्लासिक जीवन पटकथा लेखक चार्ली कॉफमैन और ऑडिशन में कॉफमैन के काल्पनिक जुड़वा डोनाल्डो के चित्रण के लिए फिर से ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब अभिनेता पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। अन्य फिल्मों में मार्टिन कांग्रेस की 1996 की न्यूयॉर्क सिटी पैरोडिक ड्रामा ब्रिंगिंग आउट द डेड और रिडेल स्कॉट की 2003 की ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म मैचिस्ट में शामिल है जिसमें उन्होंने जुनूनी बाध्यकारी विकार वाले चोर की भूमिका निभाई है। क्रेज की अधिकांश फिल्में उन्हें वित्तीय सफलता हासिल की है, वह एक्शन एडवेंचर शैली में थी, इसलिए उन्होंने द रॉक में शामिल है। एक क्रेज युवा FBI रासायनिक हथियार विषय की भूमिका निभाते हैं जो बहुत आतंकवादी खतरे में बेअसर करने की उम्मीद में अल्कर्टाजा द्वीप में घुस जाता है। कौन एयर एक फिल्म जहां पूर्व सेना रेंजर की भूमिका निभाते हैं जिसमें अपरकताओं को रोकना होता है। विमान फेस ऑफ द वांग जू की एमफिल है जिसमें नायक और खलनायक दोनों की भूमिका इन्होंने ही निभाई है। और गॉन इन 60 सेकंड में किस पर सेवानिवृत्ति का कारचोर की भूमिका में है। उन्होंने 2001 की फिल्म कैप्टन कोरेली मैंडोलिफ में मुख्य भूमिका निभाई। इस भूमिका के लिए शुरू से ही मैंडोलिन बजाना सीखा और उन्होंने 2002 की सन्नी से अपनी फिल्म की शुरुआत की। अब 2004 से 2011 की हम बात कर लेते हैं। फ्रेंचाइजी फिल्में इन्हें बहुत सारी मिली। अब तक की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म नेशनल ट्रेजर में उनकी एक सन की इतिहासकार की भूमिका निभाई है जो संयुक्त राज्य अमेरिका की संस्थापकों द्वारा छुपाए गए खजाने के लिए खोजने में खतरनाक साहसिक कार्य पर निकल पड़ता है। 2005 में उनकी 2 फिल्में लाई ऑफ वार द वेपर मैन और राष्ट्रव्यापी रिलीज के उनके प्रदर्शन के लिए सबसे अच्छी समीक्षाओं के बावजूद महत्वपूर्ण दर्शन वर्ग को पाने में असफल रही। द वेकर मैन 2006 की रीमेक की बहुत खराब समीक्षा की गई और इसके साथ साथ यह अपने 40 मिलियन के बजट को वापस पाने में भी विफल रही। और बहुत आलोचना की गई घोस्ट राइडर 2007 पर अब आधारित मार्वल कॉमिक्स पर इसके दाह को बेहतर प्रदर्शन किया। शुरुआती सप्ताह में 45 मिलियन सर्वोच्च कमाई की अधिक कमाई की और 25 मार्च 2007 को साप्ताहिक इतिहास में दुनिया भर में 208 मिलियन की सबसे अधिक कमाई की। 2007 में उनकी एक छोटी लेकिन उल्लेखनीय दी रॉब जॉबी के नकली ट्रेलर में चीनी आपराधिक मास्टरमाइंड डॉक्टर फुंग चा मोंग बी में डबल फीचर के ग्रीन हाउस में SSC की वेलफेयर महिला को नेटफ्लिक्स में अभिनय किया जिसमें फ्रिज के साथ एक वैकल्पिक समय रेखा में एक झलक की अवधारणा साझा की। फिल्म में द फैमिली मैन 2002 में। दोस्तों इसके आगे की बात कर लेते हैं। नवंबर 2007 में
क्रेज का मुख्य न्यूयॉर्क शहर में रिंग ऑफ ऑनर कुश्ती में रेसलर की भूमिका निभाने के लिए शूट करते हुए मंच के पीछे देखा गया था। हालांकि केज ने कुछ समय बाद ही उत्पादन बंद कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि उनके पास भूमिका की तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं है और निर्देशक डैनियल एनफोर्सी ने मुख्य भूमिका के लिए मिक्की राउके को प्राथमिकता दी। राउरे को उनके प्रदर्शन के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुआ। फिल्म के साथ साक्षात्कार में एरोनोफेसी केज के लिए फिल्म को छोड़ने के फैसले के बारे में कहा कि एक पूर्व सज्जन व्यक्ति ने उन्हें साझा किया कि मेरा दिल मिक्की के साथ था और उन्होंने किनारा कर दिया। एक अभिनेता के रूप में निक्की केज के लिए मेरे मन में बहुत ही सम्मान है और मुझे लगता है कि यह वास्तव में निक के साथ काम कर सकता था। लेकिन क्या आप जानते हैं, निक्की मिन के अविश्वसनीय रूप से समर्थक थे और फिर मिक्की के पुराने दोस्त थे और वास्तव में इस अवसर पर मदद करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खुद को दौड़ से बाहर कर लिया। 2008 में फिल्म बैकॉन्ग डेंजरस में केज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किलर के रूप में भी दिखाई दिए, जिसमें बैकॉन्ग में काम के दौरान हृदय परिवर्तन हो जाता है। फिल्म को गैब ब्रदर्स द्वारा शूट किया गया था और इसमें विशिष्ट दक्षिण पूर्वी एशियाई संवाद है। 2009 में क्रेज ने एलेक्स प्रेयोस द्वारा लिखित साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म नोइंग में अभिनय किया। फिल्म में यह MSIT प्रोफेसर की भूमिका निभाते हैं जो अपने बेटे के प्राथमिक विश्वविद्यालय में खोदे गए कैप्सूल की सामग्री की जांच करता है। कैप्सूल के अंदर पाई जाने वाली चौंकाने वाली भविष्यवाणी जो पहले से ही सच चुकी है। उनके विश्वास है कि दुनिया में सप्ताह के अंत में होने वाली है और उनका बेटा किसी तरह विनाश में ही शामिल है। फिल्म में मिश्रित समीक्षाएं मिली लेकिन अपने शुरुआती साप्ताहिक बॉक्स ऑफिस में विजेता रही। इसके अलावा 2009 में केज ने प्रशंसित जेम्स निर्देशन हर्नर हॉजक द्वारा निर्देशित फिल्म बैड लेफ्टिनेंट पॉर्ट ऑफ ल्यूक ऑलराइन में अभिनय किया और इसके साथ ही उन्होंने, आपको बताऊं, जुआ, नशीली दवाओं की शराब की लत वाले एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी की भी भूमिका निभाई। फिल्म के समीक्षकों द्वारा बहुत सराहा गया। एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटेन टोमेटोज़ पर इसे 87 सकारात्मक समीक्षाएं मिली और केज को उनके प्रदर्शन के लिए सराहना मिली। शिकागो ट्रिब्यून ने माइकल फिलिप ने लिखा कि हरजोंग को अपना आदर्श सुभाषिया मिल गया जो एक ऐसा कलाकार जिसकी सच्चाई के प्रदर्शन की कला से गहरी है। देवी और सज्जनों निकोलस केज अपने बेहतर प्रदर्शन में इस फिल्म को क्रेज से फिर से एकजुट किया। वाई मैडेसन ने घोस्ट राइडर के अपनी प्रेमिका की भूमिका निभाई। 2010 में उन्होंने केज ने द सॉर्सरेस ऑप्टिक्स में अभिनय किया जिसमें उन्होंने जादूगर की भूमिका निभाई और अगले वर्ष पीरियड पीस सीजन ऑफ विच में 14वीं शताब्दी में शूरवीर में ब्लैक प्लेग पैदा करने का आरोपी महिला को ले जाते हुए मुख्य भूमिका निभाई। एक मठ में 2011 में केज ने घोस्ट राइडर सीक्वल घोस्ट राइडर स्पीड ऑफ सीजन में अपनी भूमिका दोबारा दोहराई है। 2011 में घोस्ट राइडर की दूसरी सीक्वल आई थी, उसमें भी उन्होंने भूमिका दोहराई है। 2012 से अब 17 की बात करते हैं। प्रचुरता और डायरेक्टर ही का काम इन्होंने फिल्मों में शुरू किया। उन्होंने एनिमेटेड फिल्म द कोर्स में ग्रग कोर्स के किरदार को आवाज़ दी जो कि 2013 में रिलीज हुई थी। इनके क्रोड्स को आलोचकों की सकारात्मक समीक्षा मिली और 23 मिलियन के बजट के मुकाबले 135 बजट के मुकाबले $585 मिलियन की कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर यह सफल रही। उसी वर्ष उन्होंने द फ्रोजन का मुख्य किरदार के रूप में अभिनय किया जो स्कॉट वॉकर द्वारा निर्देशित लिखी एक थ्रिलर कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और जो वास्तव में जीवन के अलास्का सीरियल किलर रॉबर्ट हैंसन के अपराधों पर आधारित थी। फिल्म को केज द्वारा अभिनेत अलास्का स्टेप ट्यूटर रूप में युवा महिला के साथ साझेदारी करने हैंसन को पकड़ने की कोशिश करते हुए दिखाया गया जो हैंसन के चंगुल से भाग गई थी। फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिली है, हालांकि केज के प्रदर्शन को मुख्य और ठोस बताया गया है। 2013 में उन्होंने जो में भी अभिनय किया और डेविड गॉर्डन द्वारा निर्देशित सह निर्मित एक आपराधिक ड्रामा फिल्म जो लैरी बाउन के 1991 में इसी नाम से उपन्यास से अनुकूलित था। फिल्म निकोलस केज द्वारा पीड़ित व्यक्ति है जो 15 वर्षीय लड़के डी शरण द्वारा अभिनीत को काम पर रखता है और उसके अपमानजनक पिता से बचाता है। फिल्म का प्रीमियर 30 अगस्त 2013 को 37वें बेसन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ। इसके बाद 2013 में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की स्क्रीनिंग की। यह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। 4 मिलियन के बजट में केवल 2.36 मिलियन ही कमाई, लेकिन आज रात पर
लेकिन इन आलोचकों से आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, जिन्हें केज के प्रदर्शन और ग्रीन के प्रदर्शन की निर्देशनीय प्रशंसा की। 2016 की ब्लैक कॉमेडी डॉग इट डॉग वॉल ऑर्डर के साथ क्रेज की भूमिका के लिए इन्होंने केज की दूसरी दर्शित की, और 2016 के डॉग इट डाडू केजर की दूसरी फिल्म में विलेमा डेफा वाइल्ड द हर्ट के साथ एक बच्चे के अपहरण के लिए काम पर रखे गए पूर्व दोषियों की एक जोड़ी के रूप में फिर से जोड़ा। फिल्म का प्रीमियर 2016 को कांस फिल्म फेस्टिवल में डायरेक्टर फोर्टनाइट सेक्शन की समाप्ति प्रविष्टि के रूप में 20 मई 2016 को, आज जो 7 नवंबर 2016 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। द गार्जियन पीटर बैडोशो में फिल्म को 5 में से 4 स्टार देते हुए लिखा कि सही प्रयोजन, सही निर्देशन के परिणाम शेडर के वर्षों का सर्वश्रेष्ठ है। हुए ब्लैक कॉमिक पर अराजकता पर बनी एक घटिया स्वादिष्ट अपराध थ्रिलर फिल्म है। यह हॉलीवुड स्टोरीटेलर टॉड मैककार्थी ने लिखा कि क्विल्डन ने शूट पर की गई दुर्लभ फिल्म डॉग इट डॉग निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि इसे सस्ते में शूट किया गया था, लेकिन इसे जोश और बुद्धि के साथ स्क्रीन पर पेश किया गया था। क्रेज ने बॉयन टेलर की हॉरर कॉमेडी फिल्म माय मॉम एंड डैड सॉल्मा ब्लेयर एंडी विंटर के साथ अभिनय किया, जिसका प्रीमियर 2007 के टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मिडनाइट मैडिसन सेक्शन में हुआ। ये 19 जनवरी 2018 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। समीक्षा में से सकारात्मक समीक्षा मिली। समीक्षा ग्रेगोराइट रॉटन टोमाटोज ने उनके प्रदर्शन के बारे में द ओवर द टॉप के रूप में परिभाषित किया गया। निर्देशन जॉन वोटर्स ने बॉम बेड का नाम लेते हुए फिल्म की सराहना की। 2018 की फिल्मों में से एक के रूप में उन्होंने ये व्यक्तिगत शीर्ष सूची में चौथे स्थान पर है। ये सब उन्होंने किया है। और दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, यदि आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन हो, या आप कुछ और बारे में जानना चाहते हैं, तो आप उन्हें हमें कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट लिख दें, क्योंकि आपका कमेंट हम जल्दी से पढ़ लेते हैं और आपके अनुकूल ही हम वीडियो बना पाते हैं आपकी सजेशन के अकॉर्डिंग। बात करते हैं इनकी 2018 से लेकर के अभी तक के बारे में। और आपको मैं बता दूं कि मई 2020 में घोषणा की गई थी कि कैश डाना लगाना द्वारा लिखित और निर्माण कार्यकारी निर्माता एपिसोड टाइगर किंग श्रृंखला में एक्सोटिक्स की भूमिका निभाएंगे। घोषणा की गई थी कि परियोजना को जुलाई 2021 में रद्द कर दिया गया था। अप्रैल 2013 में ड्रीम एनिमेस की फिल्म द कोर्स की अगली कड़ी की घोषणा की गई। सितंबर 2013 में यह पुष्टि की गई थी कि निकोलस केज अगली फिल्म में पहली फिल्म के ग्रग के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगे, जो फेल प्रॉफिट द्वारा निर्देशित द क्रोड्स एंड न्यू एज 2025 नवंबर 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटक के रूप से रिलीज हुई। केज ने 2021 की फिल्म पिंक का निर्माण और अभिनय किया और अपने प्रदर्शन के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की। उन्होंने 2022 की एक्शन कॉमेडी फिल्म द अनबिलीटेबल बैट ऑफ मैसिव टैलेंट में खुद को एक काल्पनिक संस्करण चित्रित करने के से लिए और अधिक प्रशंसा मिली। नवंबर 2021 में क्रेज को यूनिवर्सल क्लासिक मॉन्स्टर स्पिन ऑफ फिल्म रैनफिस्ट में कास्ट किया गया है। केज सहायक भूमिका में होंगे, जबकि निकोलस हुल्ड के नामधारी आरएमएन रेनफील्ड ड्रैकुला की भूमिका में होंगे। फिल्म का निर्देशन मिसे क्रेग द्वारा किया जाएगा। इसकी पटकथा रायन रिडेल द्वारा लिखी जाएगी, जो कि रॉबर्ट क्रिकमैन की मूल कहानी है। मैकेरो किकमैन, डेविड अल्बर्ट, बायन फेस्ट और सेंट फर्स्ट के साथ फीचर फिल्म का निर्माण भी करेंगे। यह प्रोजेक्ट स्काई बर्ड एंटरटेनमेंट एंड यूनिवर्सल पिक्चर के बीच एक संयुक्त उद्यम उत्पादन होगा। प्रमुख जो फोटोग्राफी है 2022 में शुरुआत होगी, और केज ने अपने वीडियो की शुरुआत में 2023 को डेड बॉय डेडलाइट में खुद के रूप में भी की। उनकी उपस्थिति 17 मई 2023 को छोड़ी की गई। केज ने 2023 की फिल्म द फ्लैश क्लार्क केंट में सुपरमैन में अपनी भूमिका दोहराई और सुपर हीरो वैल्कुलिक संस्करण के रूप में कैमियो उपस्थित की। केज ने अपने दृश्यों को वॉल्टमैन कैप्चर के माध्यम से शूट किया। उसे डीजे करने के लिए CGI का उपयोग किया गया। निर्माण में निर्देशन की बात करूँ तो केज ने 2002 में सन्नी के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की, जो एक कम बजट का नाटक था जिसमें जेम्स फ्रैको ने अपने पुरुष वेश्या की भूमिका निभाई थी, जिसमें उनकी माँ बेंडा बेथलेन एक दलाल के रूप में काम करती है। फिल्म की केज एक छोटी भूमिका थी जिसे खराब समीक्षा मिली और सीमित संख्या से थिएटरों में यह फिल्म थोड़े समय के लिए प्रदर्शित हुई। केज के निर्माण के करियर में शैडो ऑफ वैम्पायर शामिल है, जिसे सैटर्न फिल्म का पहला प्रयास है।
दिसंबर 2006 में की शुरुआत में वेम्स ने बम्पास इंटरनेशनल फेस्टिवल में घोषणा की थी कि उनकी रुचियों को आगे बढ़ाने के लिए अपने भविष्य में अभिनय प्रयासों को कम करने की योजना बनाई। साइंस फाइव चैनल के लिए पैशन फाइल्स पर केज कार्यकारी निर्माता के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। और अब आपको इनके अन्य वर्क के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। हाँ, कॉमिक बुक के शौकीन केज ने 2002 में हेरिटेज नीलामी के माध्यम से 400 विंटेज कॉमिक्स के संग्रह को 1.6 मिलियन से अधिक में नीलाम किया गया। 2007 में उन्होंने अपने बेटे वेस्टर्न के साथ वुडू चाइल्ड नामक एक कॉमिक बुक बनाई जिसमें वर्जिन द्वारा प्रकाशित किया गया था। कॉमिक के चित्रकार और भूमिगत हास्य रॉबर्ट विलियम के प्रशंसक और संगतकर्ता हैं। उन्होंने जगसॉर्स पत्रिका के लिए परिचय लिखा है और पेंटिंग डेट एंड बॉर्ड्स खरीदी है। फरवरी 2021 में केज ने कहा था कि अपने करियर में एक निश्चित बिंदु पर उन्हें एहसास हुआ कि अभिनय की अपनी पद्धति विकसित कर ली है जिसमें उन्होंने नॉन्यो शैमनिक के रूप में वर्णन करते किया है। उन्होंने कहा कि किसी समय मुझे इसके बारे में कितनी किताब लिखनी पड़ेगी कि इसके बाद में बताया कि उन्होंने इस नाम से प्रेरणा बायन बेट्स की पुस्तक द वे ऑफ द मार्केट एक्टर से मिली जिसमें उन्होंने प्राचीन उजाव और चोरों की बीच समानता के बारे में पढ़ाया गया। अन्य साक्षात्कारों में केज ने जर्मन अभिव्यक्ति भाषा या पश्चिमी काबुक जैसे शब्दों का उपयोग करके अभिनय शैली को परिभाषित किया। कुछ अवसरों पर केज ने अपने चरम तरीके से अभिनय का लोहा मनवाया। बर्डी के लिए अपने चरित्र बेताब युद्ध का एक अनुभव के दर्द को शारीरिक रूप से महसूस करने के लिए कज ने 2 हाथ हटवा लिए जिसे किसी बिना तरी एंथेसिया से निकाला जाना था। उन्होंने अपने चेहरे पर पट्टियाँ लपेटे हुए 5 सप्ताह तक बिता विभिन्न लोगों से इसमें पहलू की कुछ प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। जब उन्होंने पट्टियाँ हटाई तो मुआवजा और बढ़ते बालों के कारण उनकी त्वचा संक्रमित हो गई। वेम्पायर्स ने किस के कास्टिंग डायरेक्टर मशीन सुलमैन से घोषणा की। वेम्पायर जेनिफर बेल के साथ एक प्रेम दृश्य के दौरान उत्तेजित होने के लिए केज ने अपने पैर की उंगलियों पर गर्म दही डालने को कहा था। और उन्होंने एक एक्शन फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए यूएसएफ चैंपियंस रॉयन ग्रेसी के तहत ब्राजीलियाई जिक्स उसका भी अध्ययन किया जो को बढ़ावा देने के लिए 2013 के एक साक्षात्कार के दौरान केज ने खुलासा की उनकी भूमिका के लिए उनका वजन बढ़ाने और खुद को मांसाहारी के रूप में पहचानने के लिए उन्हें लाल मांस और स्टेप पर आधारित आहार का पालन किया गया। द गार्जियन फिल्म समीक्षक ल्यूक बॉस्टर के अनुसार कोई भी आकस्मिक पर्यवेक्षक देख सकता है कि केज मनोरंजन करिश्माई और बेहतर तर्ज तरार है। इसे आंशिक रूप से केज के परिवार की अच्छी तरह से सुसंस्कृत पृष्ठभूमि के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए बुकमास्टर ने कहा कि अभिनेता के रूप में चरित्र पात्रों के पत्री आकर्षित है। उन्होंने उनके प्रति उनके जंगली और संयमित दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं। उनके पास एक अग्रणी व्यक्ति की उपस्थिति है जो विलक्षणता है। एक चरित्र अभिनेता एथन हॉक ने 2013 में कहा था कि केज मार्टिन बेडो के बाद एकमात्र ऐसे अभिनेता है जिन्होंने वास्तव में कला के साथ कुछ नया किया है। उन्होंने फिल्म दर्शकों को प्रकृतिवाद के जुनून से दूर ले जाने का श्रेय दिया है। अभिनय के एक प्रकार की प्रस्तुत शैली जो मुझे लगता है कि पुराने संगठनों के बीच लोकप्रिय थी। फिल्म निर्देशक डेविड लिंच ने उन्होंने अमेरिका अभिनय का जे संगीतकार बताया। कई आलोचकों ने क्रेज पर ओवर एक्टिंग का आरोप लगाया था। स्वयं क्रेज सहित अन्य लोग उसे जानबूझ किए गए चरम प्रदर्शन को मेगा बेली के रूप में वर्णित किया गया है। 1990 के दशक के अंत में अभिनेता की मुख्य धारा थी कि थ्रिलर फिल्मों के बाद सीन पेश ने 1999 के प्रमुख न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया गया कि एक अभिनेता नहीं बल्कि एक कलाकार की तरह हैं। और मिस्टिक लीवर में अपने प्रदर्शन के लिए ऑस्कर जीतने के बाद अपने भाषण में 2003 से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शकों के एक के रूप में 2010 के दौरान फिल्म समीक्षकों की बढ़ती संख्या केज ने अपनी पीढ़ी के लिए सबसे कमतर आगे गए अभिनेताओं में से एक बताया गया। जुलाई 2021 में केज ने वैरायटी को बताया कि उनके प्रदर्शन पर लगाए गए व्यावसायिक प्रतिबंध हॉलीवुड को छोड़ने का मुख्य कारण थे। उन्होंने कम बजट वाली फिल्म में स्वतंत्र काम करने के लिए विकल्प चुना। इसमें उन्होंने प्रयोग करने और तरल होने की अधिक स्वतंत्रता मिलती है। परिवार और रिश्ते और परिवार के बारे में बता देता हूँ। 1988 में केज ने अभिनेत्री क्रिस्टीना फुलफर्ड के साथ डेटिंग शुरू की जिससे उनका एक बेटा वेस्टर्न कोपेला के 26 दिसंबर 1990 को पैदा हुआ था। वेस्टर्न दो ब्लैक मेटल बैंड में शामिल रहे और अपने पिता
अपने पिता की फिल्म लॉर्ड ऑफ वॉर में हेलीकॉप्टर मैकेनिक के रूप में दिखाई दिए। वेस्टर्न के माध्यम से केज की भी दो पत्नी जिनका जन्म 2014 और 16 में हुआ। केज की 5 बार शादी हो चुकी है। पहली पत्नी उनकी जो थी वो पत्नी अभिनेत्री पेस्ट्रिया आर्केड थी, जिसमें उन्होंने अप्रैल 1995 में शादी की और 2001 में तलाक ले लिया। केज की दूसरी शादी गायिका गीतकार मिसा लेरी प्रेल्सी से, जो एल्विस और प्रिंसिला प्रेस की बेटी है। केज एक एल्विस प्रशंसक एल्विस में वार्ड हार्ट में अपने प्रदर्शन की प्रेरणा के रूप में सवाल किया। उन्होंने तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस रिटायरमेंट प्लान मूवी के बारे में जान रहे थे। सारी कुछ डिटेल मैंने आपको बता दी हैं और साथ ही साथ प्री प्रोडक्शन पूरा कवर हो चुका है। और अब हम आगे चल के कास्टिंग के बारे में जानेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा कर से ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ है वो आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ बेल आइकन दबा कर से ऑल पर सेट कर ले ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ है वो आप तक पहुँच सके। और एक प्यारा सा कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दे, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अब हम इस मूवी के बारे में आपको सारी कुछ जानकारी बता चुके हैं। अब कैरेक्टर के बारे में हम बात करते हैं। 10 अगस्त 2002 को कामिला हवाई में शादी की और 2007 बाद 25 नवंबर 2002 को तलाक के लिए दरार किया। तलाक था 24 मई 2004 को अंतिम रूप से दिया गया। केज की तीसरी पत्नी एमिना किम थी। उनकी शादी 30 जुलाई 2004 को उत्तर कैलिफोर्निया के एक निजी खेत में हुई। उन्होंने 4 अक्टूबर 2005 को अपने बेटे कामेल सुपरमैन के जन्म के बाद को जन्म दिया। जनवरी 2016 में भी उनका तलाक हो गया और मार्च 2019 में केज ने लॉस वेगास में एरिका कोइको की शादी की, जिसे 4 दिन बाद ही रद्द करने के लिए दायर किया गया। 3 महीने बाद उन्हें कोइको के तलाक की मिल गया। 16 फरवरी 2001 को केज की रीतो सविता से शादी की। उनकी बेटी अगस्टा फ्रांसिस्को का जन्म 7 सितंबर 2022 को हुआ था। राजनीतिक विचार और धार्मिक मान्यता बता दूं, केज कैथोलिक पृष्ठभूमि वाले परिवार में पड़े बड़े हैं उनकी, लेकिन उनकी शादी धर्म की बात नहीं करते। अपने संस्कारों से धर्म से जुड़े सवाल देने से इनकार करते हैं। जब केज ने फिल्म के बारे में पूछा कि धर्म आधारित फिल्म है या नहीं, तो उन्होंने जवाब किया कि कोई मेरी भी व्यक्तिगत मान्यता या राय फिल्म के साथ अपने रिश्ते को डालने में जोखिम डालती है। मुझे लगता है कि फिल्मों को रहस्य बना देना ही बेहतर है। उत्तर से अधिक प्रश्न से उठाना छोड़ दिया है। मैं कभी भी उपदेश नहीं देना चाहता, इसलिए फिल्म में आपको जो कुछ भी मिलता है वह मेरे द्वारा प्रस्तुत की जा सकने वाली किसी भी चीज़ से कहीं अधिक दिलचस्प है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सांता क्रूज की अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि राजनीतिक रूप से सक्रिय नेता नहीं है, वह अपने काम में ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि फिल्म ने चाइना सिंड्रोम परमाणु ऊर्जा के बारे में अधिक सीखा। केज ने 2020 के चुनाव के दौरान राष्ट्रपति पद के लिए एंड्रयू यांग का समर्थन किया। अपने जीवन में एक समय पर केज ने निर्णय लिया कि वे अपने स्वभाव में दर्शनीय पहलू को विकसित करना चाहते हैं। वह होली ग्रेस की खेल के खोज में निकल पड़े। केज ने से अपनी तलाश के लिए इंग्लैंड की यात्रा की थी, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ देशों को देखा था। धर्मार्थ गतिविधियाँ बताऊँ तो केज हॉलीवुड के सबसे उदार सितारों में से एक कहा जाता है। दोस्तों आपको मैं बता दूं इनके बारे में कि उन्होंने दुनिया भर में कई संघर्षों से लड़ने के लिए मजबूर 30,000 बच्चों में से कुछ को पुनर्वास, आश्रय, चिकित्सा सेवाएं और मनोवैज्ञानिक पुनः एकीकरण की सेवाएं प्रदान करने के लिए एमकेएसटी इंटरनेशनल को $2 मिलियन का दान दिया था। उन्होंने तूफान कैटरीना से पीड़ितों के लिए $1 मिलियन का भी दान दिया था। वह ऑक्ट्स वर्सन का समर्थन करने वाले पहले कलाकार बन गए थे, जो दास्तां और बाल श्रम मुक्ति सहित काम पर मौलिक अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक कलाकार सगाई कार्यक्रम है। केज को उनके कार्यों के लिए संयुक्त राष्ट्र से मानवतावादी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और उन्हें 2009 और फिर 2013 में वैश्विक न्याय के लिए संयुक्त राष्ट्र के राजदूत में भी नियुक्त किया गया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हथियारों के बारे में भी जागरूकता बढ़ाने के लिए और इसके साथ साथ ही जागरूकता बढ़ाने के लिए फिल्म को लॉर्ड ऑफ वॉर के आसपास एक अभियान का नेतृत्व किया। नियंत्रण हिल दे बे का समर्थन किया। यूनाइटेड निग्रो कॉलेज फंड के प्रयास में रॉयल यूनाइटेड
हॉस्पिटल की फॉरेक्सर फेडरल अपील में शिक्षकों के गहन देखभाल की इकाई बनाने की भी अपील की है। हाँ, निकोलस केज को अपने समय हॉलीवुड के सबसे अधिक कमाई करने वाले अभिनेताओं में से एक माना जाता है। उन्होंने फोर्ब्स के अनुसार 2009 में 40 मिलियन की कमाई की। हालांकि वह 2014 में फोर्ब्स की सीसी में 10 सूची बनाने में असफल रहे। केज के पास एक मालिबू पर घर था जहां वह और किम रहते थे, लेकिन 2005 में संपत्ति के $10 मिलियन में बेच दी। 2004 में उन्होंने बाहामास में पैराडाइज आइलैंड पर एक संपत्ति खरीदी। मई 2006 में उन्होंने एक्सुमा द्वीप समूह में 40 एकड़ 16 हेक्टेयर का एक द्वीप खरीदा और नासाउ के लगभग 85 मील 137 किमी दक्षिण पूर्व में, जो हैथल फील्ड और टीम मैकरागी के स्वामित्व वाले एक समान द्वीप के करीब है। उन्होंने मध्ययुगीन महल खरीदा। 2006 में जर्मनी के ओबरफॉल क्षेत्र में सलाज डिंसडे ने इसे 2009 में $2.5 मिलियन में बेचे। उनकी दादी जर्मन थी जो कि कोएम डेर एंड मसोल में रहती थी। अगस्त 2007 में केज ने मिडडाउल में रोड आइसलैंड में 24,000 वर्ग फुट 2200 मीटर इतर पत्थर की देशी जाई के ग्रिम खरीदी। 26 एकड़ 11 हेक्टेयर में फैली ये संपत्ति के साथ 12 सैनिकों और 12 बोर्ड बाथरूम है और अटलांटिक महासागर में दृश्य दिखाई देता है। इस सीमा पश्चिम में नॉर्वल पक्षी अभ्यारण्य से लगती है। ये बिक्री रोड आइलैंड राज्य की सबसे महंगी आवासीय खरीद में से भी है। इसके अलावा 2007 में केज ने इंग्लैंड और समरवेड में मिडफॉल कैंसल में खरीदा। अपना जर्मन महल बेचने के तुरंत बाद ही केज ने रोड आइलैंड, लुसियाना, नेवादा में अपने घर बनाए और कैलिफोर्निया के साथ ही बहामास में 7 मिलियन का द्वीप बाजार में खरीदा। 14 जुलाई 2009 को आंतरिक राजस्व सेवा ने लुसियाना केज पर स्वामित्व वाली संपत्ति के अलावा अवैतनिक संघीय करों से संबंधित संग्रह घराधिकरण संबंधियों अमेरिका में दस्तावेज दायर किए। IRSO ने इसके ऊपर आरोप लगाया कि और कहा कि केज वर्ष 2007 में संघीय आयकर में से 6.2 बिलियन से अधिक का भुगतान करने में विफल रहा। इसके अलावा अतिरिक्त राजस्व सेवा के बाद 2002 से 2004 में अवैधिक करों में से 3,50,000 से अधिक के लिए एक और ग्रहणाधिकार था। के 16 अक्टूबर 2009 को लापरवाही और धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए बिजनेसमैन मैनेजर सैमुअल जे लेविन के खिलाफ $20 मिलियन का मुकदमा दायर कर दिया। मुकदमे में कहा था कि लेविन करों का भुगतान करने में विफल लगी, जबकि वे देय थे और उन्होंने कर्ज और सट्टा जोखिम भरे रियल एस्टेट में निवेश में डाला, जिसमें परिणामस्वरूप अभिनेता को विनाशकारी नुकसान उठाना पड़ा। केज को भी अलग अलग मुकदमों का सामना करना पड़ा। इसमें ईस्ट वेस्ट बैंक और वियतनाम में कई मिलियन बेंगलुरु डॉलरों में ऋणों के लिए रेड कब इन्वेस्टमेंट थे। अब दोस्तों आगे के बताऊं तो सैमुअल लेविन ने एक प्रति शिकायत दायर की और एक फाइलिंग के मुकदमे का जवाब दिया, जिसमें कहा गया था उन्होंने केज को चेतावनी दी। उन्होंने अपने साधनों पर हो रहे थे और उसमें उन्होंने कम खर्च करने का आग्रह किया। लेविन को फाइलिंग में यह कहा था कि लेविन की बात सुनने के बजाय क्रॉस प्रतिवादी कोपेला ने अपने अधिकांश खाली समय उच्च टिकट खरीद के लिए खरीदारी में बिताया और 15 निजी आवासों को नष्ट कर दिया, लेकिन शिकायत जारी रही। इसी बीच लोवेन ने कोपेल को खरीदने के लिए मल्टीफर जेट न खरीदने और नौगावे को फ्लोटिना खरीदने के लिए स्वामित्व न रखने, रोल्स रॉयल को स्क्वाड्रन को खरीदने और उनके स्वामित्व न रखने और लाखों डॉलरों के गहने और कला न खरीदने की सलाह दी। अपनी फाइलिंग में लेविन ने कहा कि 2007 में फैज की खरीदारी की होड़ में $13 मिलियन से अधिक कुल लागत पर 3 अतिरिक्त आवासों की खरीद शामिल थी। 22 ऑटोमोबाइल की खरीद पर 9 रोल्स रॉयल सहित महंगे गहनों 12 की खरीद और कलाकृतियों विशेष वस्तुओं की खरीदे में 47 खरीदारियाँ। उन वस्तुओं में एक टार्बसोर की डायनासोर की खोपड़ी थी और पता चलने के बाद कि यह चोरी है कि उसमें मंगोलियाई अधिकारियों को उसने इसे मंगोलियाई अधिकारी को लौटा दिया। केज के अनुसार अमेरिका में सबसे प्रेतबाधित घर का मालिक था। केक के अनुसार वह अमेरिका में सबसे प्रेतबाधित घर का मालिक था, जो ल्यूकेना में लियो अल्राइसा में फ्रेंच क्वार्टर में स्थित एक घर था। पूर्व मालिक टेलीफर लॉलोरी के नाम पर लॉलोरी हाउस के नाम से जाना जाता था। केज की वित्तीय स्थितियों के मद्देनजर इस घर को जब्त कर लिया गया और 12 नवंबर 2009 को न्यू आर्लिस की एक संपत्ति पर कुल 5.5 मिलियन नीलामी में बेच दिया गया। समस्या में उनका बेटा बेल एयर घर, जिस पर $8 मिलियन के कुछ ऋण थे, $14.4 मिलियन की शुरुआती पेशकश के बावजूद अप्रैल
2010 को फौजदारी नीलामी में बेचने में विफल रहा, जो कि $35 मिलियन काफ़ी कम था, जिसके केज पे मूल रूप से बेचने की कोशिश की थी। 1940 में $1,10,000 का बना ये घर अलग अलग समय में डेन मार्टिन के स्वामित्व वाले में था और गायिका टॉम जोन्स। अंततः घर नवंबर 2010 में $10.5 मिलियन में बिका। नेवादा में अपने घर को वफादारी घरों को भी फौजदारी नीलामी करने का सामना पड़ा। नवंबर 2011 में केज ने अपने कर ग्रहण अधिकार और अन्य नुकसानों को भुगतान करने के लिए सहायता के लिए हेरिटेज ऑक्शन द्वारा कुछ प्रतिबंधित ऑनलाइन नीलामी में अपने एक्शन कॉमिक #1 को रिकॉर्ड तोड़ 2.16 बिलियन पिछला रिकॉर्ड 1.5 मिलियन था में बेचा। केज ने 1997 में 1,10,000 कॉमिक खरीदी। 2002 में कॉमिक्स उनसे चोरी 2000 में कॉमिक उनसे चोरी हुए। केज को उस वस्तु पर बीमा भुगतान प्राप्त हुआ। मार्च 2011 में सैन फर्नांडिगो घाटी में एक स्टोरेज लॉकर में पाया गया कि comiccorrect.com द्वारा स्थापित किया गया था। पहले केज भी बेची गई कॉपी है। मई 2017 तक लगभग 25 मिलियन की कीमत वाला केज कथित तौर पर अपने शेष ऋणों को भुगतान करने के लिए फिल्म में भूमिकाएं दाएं बाएं ले रहा था। 2022 तक केज ने पुष्टि की कि उन्होंने अंततः अपने कर्ज का पूर्ण भुगतान कर दिया है और अपने फिल्म भूमिकाओं के साथ अधिक से अधिक चयनात्मक होने का इरादा वो रखते हैं। कानूनी मुद्दे बताऊं तो आपको कैथलीन टर्नर द्वारा अपने 2008 के संस्मरण सैन डे रोएज में लिखा है कि केज ने अपने चिहुआया चुराया है और पेगी सू डॉग मेरिट छुट्टी के दौरान नशे में गाड़ी चलाने के लिए 2 बार गिरफ्तार किए गए थे। और इसके साथ ही बता दूं दोस्तों आपको कि बाद में उन्होंने स्वीकार की केज चिहुआयुहा नहीं चुराया है और उसे खेद है। केज ने टर्नर उसके प्रकाशन हेडलाइन पब्लिशिंग ग्रुप एसोसिएटेड न्यूज़पेपर, जिसमें प्रकाशन डेली मेल पुस्तक एक अंश प्रकाशित किया था, आरोपों को दोहराया था के खिलाफ मानहानि कार्रवाई की। क्रिस्टिन फुलटन दिसंबर 2009 में केज पर $13 मिलियन उस पर गदी और उसके घर पर मुकदमा दायर किया था जिसमें वह रह रही थी। यह मुकदमा उस आदेश के बजाय जवाब देता जा तो वह घर छोड़ दिया केज की वित्तीय कठिनाइयों के कारण आया है। मामला जून 2011 में सुलझा लिया गया था। केज 15 अगस्त 2011 को न्यू ऑरलीन्स में फ्रेंच क्वार्टर जिले में घरेलू दुर्व्यवहार, मारपीट और शांति भंग में सार्वजनिक नशा करने के संदेह में गिरफ्तार किया गया था। दर्शकों में से एक पुलिस अधिकारी को तब नीचे गिराया जब केज कथित तौर पर शराब के नशे में अपनी पत्नी की ऊपरी बाहें पकड़ ली थी। ड्यूआन डांग चेयरमैन पर द्वारा $11,000 का जमानत जब्त किए जाने पर केज को पुलिस की हिरासत में लिया गया था। बाद में उन्होंने 13 मई 2011 को अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया। न्यू आयरलैंड डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने घोषणा की केज के खिलाफ आरोप 5 मई 2011 को हटा दिए गए थे। सम्मान और नामांकन। फिल्म उद्योग के उनके योगदान के लिए केज को 1998 में 2021 की हॉलीवुड बॉलीवुड फिल्म मोशन पिक्चर हिस्टार के साथ बॉलीवुड ऑफ फेम में शामिल किया गया था। मई 2001 में फेज को कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी फुलबर्टन द्वारा ललित कला में मानक डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित करने के लिए किया गया था। उद्घाटन समारोह में बात की थी कि इसको 2 बार अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने 1995 में फिल्म लिविंग ऑफ लॉस वेगास में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अकादमी का पुरस्कार जीता। फिल्म अनुकूलन में उनकी भूमिका के लिए उनकी दूसरी बार नामांकित किया गया था। उन्होंने लिविस लॉस वेगास के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार और कई अन्य पुरस्कार भी जीते। उन्हें अपनी फिल्म एडपेक्शन हनीमून इन वेगास मोनेस्टर के लिए गोल्डन ग्लोब, स्क्रीन एंड गिल्ड्स के लिए बाफ्टा द्वारा नामांकन प्राप्त है। इसमें उन्होंने कई अन्य पुरस्कार भी जीते और नामांकन भी प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लग रही है? अगर आपको पसंद आ रही तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आपका शेयर करना हमें खुशी देता है और आप जितना ज़्यादा इसे लाइक करेंगे उतना ज़्यादा ही हमें मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, आपके मन में इससे वैसे तो हम वीडियो में पूरा बताते हैं, यदि आपके मन में कोई और भी बातें रह गई हो या फिर कुछ और भी जानना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दें। हम आपके बहुत सारे कमेंट आते हैं लेकिन हम सारे कमेंट पढ़ते हैं और जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं कि उनका जवाब दें। थोड़ा टाइम लग जाता है पर डेफिनेटली उनका जवाब आता है। अब हम एक नए स्टार के बारे में जानते हैं जिनका नाम है रॉन पर्लमैन। रॉन पर्लमैन जन्म 13 अप्रैल 1915 को हुआ था। ये एक अमेरिकी अभिनेता है जो श्रेय में कैस्ट फॉर फायर 1981 में अमेरिकन द
माई नेम इज़ ऑफ द रोज 1986 में सॉल्टवेयर टेलीविज़न श्रृंखला द ब्यूटी एंड बिस्ट 1987 में 99 में विसेंट की भूमिकाएं शामिल हैं, जिसमें उन्होंने गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। द सिटी ऑफ लॉस्ट चाइल्ड में 1995 में से एक एलियन रिएक्शन 1997 में जॉनर हेलबॉय 2004, इसके सीक्वल हेलबॉय सेकंड द गोल्डन आर्मी 2008 और द हेलबॉय टेलीविज़न श्रृंखला सन्स ऑफ एनार्की 2008 और क्ले मारी 2013, नीनो एंड ड्राइव 2011 और डॉट लुक अप 2021 में बैंडिश ट्रैक्स। पलमैन ने हेलबॉय निर्देशक गुलमैंडो टेल डेरो में सहयोगी के रूप से जाना जाता है। उन्हें टेल डेरो की फिल्मों कैनसो 1993 और ब्लेड 2002, पैसिफिक रिम 2013 और 21 के लिए इन्हें जाना जाता है। पर्लमैन का जन्म 13 अप्रैल 1995 को वॉशिंगटन हाई स्ट्रीट न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। उनकी मां थेरेपी नी रोडैन नगरपालिका कर्मचारी, पिता बल्टमैन जैज ड्रमर और टेलीविज़न रिपेयरमैन थे। उनका परिवार यहूदी मूल रूप से हंगरी और पलमैन का बार मिtzवा समारोह था। पलमैन 1918 में कहा था कि मेरा बचपन बुरा नहीं था, लेकिन मेरे बारे में यह धारणा थी कि एक छोटे बच्चे के रूप में मेरा वजन बहुत अधिक था और यह एक तरह की मेरी सबसे अधिक खराब छवि थी। उन्होंने कहा कि मेरा अनुभव कुछ ऐसा है जो उनकी भूमिकाओं की ओर आकर्षित करता है, जहाँ वह इस प्रकार है कि विकृत लोगों को चित्र करने में जो बहुत प्यारे होते हैं। पलमैन अपने पिता के साथ बहुत करीबी रिश्ता था। अपने बेटे को गाइड्स एंड डॉल्स के एक कॉलेज प्रोडक्शन में करते हुए देखे जाने के बाद आश्वस्त किया है, इससे उन्हें अभिनेता का करियर बनना होता था। उन्होंने 1967 में जॉर्ज वाशिंगटन हाई स्कूल में 1970 में हेलमन की क्लास स्नातक की उपाधि प्राप्त की। बाद में उन्होंने उसमें भाग लिया मिनेसोटा विश्वविद्यालय, जहाँ उन्होंने 1973 में थिएटर कला में मास्टर डिग्री थी। पलमैन ने अपनी शुरुआती करियर में जबकि और शुरुआती प्रस्तुति अभिनय में और जेम्स रॉक की फिल्म बेस्ट ऑफ फायर 1981 से फीचर फिल्म में शुरुआत की। ये है दोस्तों इनकी आपको मैं बता दूं 13 अप्रैल 1950 को होता है। इस हिसाब से उनके पास 73 ओल्डेस्ट सबसे ओल्डेस्ट ये अभिनेता हैं और वर्क करते हैं। न्यूयॉर्क यूएस के रहने वाले और अभी तक ये काम करते आ रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। 1975 से वर्क करते आ रहे हैं और अभी तक ये वर्क करते आ रहे हैं। इनके 2 बच्चे हैं, डेलरॉय अवर्सर सहित। और आपको इनके बारे में और बता देता हूँ कि वॉइस ओवर कार्य और ये बहुत सारा काम करते रहते हैं। इनकी सबसे पहली फिल्म आपको बताया था कि मैंने आपको बेस्ट ऑफ फायर 1981 से फीचर फिल्म की शुरुआत की थी। इसके बाद खुलासा किया कि उन्होंने द नेम ऑफ रोज 1987 साल्ट वाटर की भूमिका निभाने से पूछने के लिए पलमैन से संपर्क किया। पलमैन अपना करियर बढ़ने के बारे में भी छोड़ ही रहे थे, लेकिन बाद में वह मान गए और इस पर काम करना शुरू किया। फिल्मों और टेलीविज़न श्रृंखलाओं में विभिन्न छाए को छोटी भूमिका बाद उनकी सफलता की भूमिका तब आई जब उन्होंने 1987 में 1990 तक टेलीविज़न श्रृंखला ब्यूटी एंड बिस्ट में लिंडा हैमिल्टन द्वारा विसेंट की भूमिका निभाई। इससे उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। 1989 में टेलीविज़न श्रृंखला में अभिनेता उन्होंने 1980 और 1990 के दशक में के साथ साथ 2000 के दशक में कई फिल्मों और टेलीविज़न श्रृंखलाओं में भूमिकाएँ निभाई। उनकी सबसे अधिक उल्लेख फिल्म द नेम ऑफ द रोज 1986, रोजर इज द ब्रीडिंग 1993, द एडवेंचर्स ऑफ हाफ किन फिंग 1993, पुलिस अकादमी मिशन टू मॉस्को 1994 जैसी थी और इस वजह से ये बहुत फेमस थी। उन्होंने अपनी पहली प्रमुख भूमिका 1995 में निभाई जब उन्होंने जीन रे पियर्स जमानतो मार्क रेचोरोफ एंड सिटी ऑफ लॉर्ड्स स्टेट में 1 की भूमिका निभाई। 2003 में पलमैन स्टेला आइसलैंड बियर के विज्ञापन में अभिनय किया। इस विज्ञापन को जिसमें वेल्सेंड आइसलैंड कहा जाता है 2003 में ब्रिटिश एडवर्टाइजमेंट अवार्ड्स में सिल्वर अवार्ड जीता। उन्होंने 2002-04 में एक और प्रमुख फिल्म भूमिका मिली जब उन्होंने कॉमिक बुक रूपांतरण हेलमन में शीर्षक भूमिका निभाई। पलमैन ने सीधे डीवीडी एनिमेटर फीचर हेलबॉय स्वॉर्ड ऑफ स्टॉर्म 2006 और हेलबॉय ब्लड ऑफ आयरन हेलबॉय के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। हेलबॉय थर्ड और द गोल्डन आर्मी 11 जुलाई 2008 को रिलीज हुई। 2008 में पलमैन एक्स टेलीविजन श्रृंखला ऑफ सन ऑफ एनकॉर्मी कलाकारों में शामिल है, जिसमें सन्स ऑफ एनकॉर्मी मोटरसाइकिल क्लब के राष्ट्रपति अध्यक्ष मालमारा की भूमिका निभाई है। 2017-18 स्टार्टअप के दूसरे सीजन और तीसरे सीजन में वैन चैडलर की भूमिका निभाई और इसके साथ साथ ही उन्होंने इस पर काम जारी रखा। और 2022 में पलमैन स्टीवर्ट पार्ट नायर थ्रिलिवर जो बेबी और ब्रिचन रेजिमेंट पिता
फिट्जवर्थ और हार्वेट किटल के साथ अभिनय किया। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर पसंद है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस हट के कॉन्सेप्ट पे बनी द रिटायरमेंट प्लान सीनियर सिटीजन्स के लिए ज़बरदस्त तड़का ये देखने को मिला। तो दोस्तों आज की वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे, और आप में इस मूवी को देख लिया तो आप नीचे अपना रिव्यू लिख सकते हो, और बाकी आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी वो भी लिख सकते हो। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, और आप ऐसे ही कमेंट लाते रहे, हम उस पर वीडियो आपके लिए जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। क्या पता अगला एक तरह से वीडियो आपके ही कमेंट पर हो, तो जाकर जल्दी से जल्दी नीचे कमेंट कर दे। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।